आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक ना छोटा सा ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है। तो जो भी प्रेशर ब्लड उसकी सराउंडिंग वॉल आर्टीरियल वॉल पे लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग ब्लड ऑन द वेसल वॉल। लेकिन इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। देखो, ब्लड प्रेशर बल्कि जो ब्लड होता है ना, हमारे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का, जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। इन केस हम कहते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो चुका है, तो उस केस के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाएगा और इस्चीमिया हमें देखने को मिलेगा। अगर इन केस ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो वो ऑर्गन डैमेज कॉज कर सकता है, जहाँ जाएगा वहाँ डैमेज कॉज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट डैमेज कर सकता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है, किडनीज डैमेज कर सकता है और भी बहुत कुछ। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो एन्यूरिज्म भी कर सकता है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, ये हमारी नॉर्मल ब्लड वेसल है, लेकिन एन्यूरिज्म में क्या होगा, हाई प्रेशर की वजह से ये ऐसे डायलेट हो जाएगी। क्योंकि ब्लड प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो ब्लड होता है वो लेटरल वॉल की तरफ प्रेशर लगाता है और ये ज़्यादा हुआ तो हमें एन्यूरिज्म देखने को मिलेगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, तो उसके ना मेनली 3 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, सेकंड है हमारे पास इंटरमीडिएट रेगुलेशन और थर्ड है हमारे पास लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। अब ना इनके भी अलग अलग पार्ट्स है। जैसे कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर 3 चीज़ें आती है, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स और सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स। अभी इन सारी टर्म्स को देख के डरना मत, अभी इनको हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अभी बस यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर 3 चीज़ें आ गई, बेरो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स और सीएनएस इस्चेमिक रेस्पॉन्स। जो इंटरमीडिएट रेगुलेशन है इसके अंदर भी 3 चीज़ें आती है, कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, स्ट्रेस रिलैक्सेशन और रास। और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन के अंदर किडनीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है बाय रेगुलेटिंग बॉडी फ्लूइड। तो इस वीडियो के अंदर हम शॉर्ट टर्म रेगुलेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, जहाँ पे इसके तीनों पार्टों को, बेरो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स और सीएनएस इस्चेमिक रिस्पॉन्स को अच्छे से समझेंगे। तो आइए शॉर्ट टर्म रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का मतलब क्या है, जैसे हमारा बीपी नॉर्मल था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हमारा बीपी एकदम से थोड़ा इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाता है, चेंज इन ब्लड प्रेशर हमें देखने को मिलता है। अब इस चेंज इन ब्लड प्रेशर को इमीडिएटली नॉर्मल रेंज के अंदर लाया जाता है जिस मैकेनिज्म के थ्रू, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन। और इमीडिएट से हमारा मतलब है विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स। तो यहाँ से शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन क्या आया, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व रैपिड रिस्पॉन्सेज बाय द बॉडी टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर विद इन द नॉर्मल रेंज। दिस रेगुलेशन इज प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड वेरियस रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। यहाँ पे 2 चीज़ें, नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्स मैकेनिज्म्स। तो सबसे पहले है हमारा बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो ये है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन और सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब तो जो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या बेरो रिफ्लेक्स हमारा मैकेनिज्म है, बेसिकली एक रिफ्लेक्स आर्क है। और रिफ्लेक्स आर्क अगर आपको पता हो तो इसके अंदर ना एक फिक्स्ड स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या क्या होता है, फर्स्ट रिसेप्टर, सेकंड सेंसरी एफरेंट, थर्ड सेंटर, फोर्थ इफरेंट एंड फिफ्थ उसका रिस्पॉन्स। तो ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। अब बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या फिर बेरो रिफ्लेक्स हम लिख देते हैं। जो बेरो रिफ्लेक्स है हमारा, उसके अंदर 2 वर्ड्स हैं, एक तो है बेरो और दूसरा है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब हमने समझ लिया कि ये रिफ्लेक्स आर को डिनोट कर रहा है, लेकिन बैरो का यहाँ क्या मतलब है, बैरो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को और मोर प्रिसाइजली प्रेशर चेंज को। तो बेसिकली इस रिफ्लेक्स आर के अंदर क्या होगा, कुछ प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो रिसेप्टर्स उस सिग्नल को कैच कर लेंगे, फिर सेंसरी इफरेंट फाइबर्स, नर्व फाइबर्स के थ्रू वो सेंटर तक उसको पहुँचाएंगे। फिर सेंटर से सिग्नल जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो होगा, फिर वापस वहाँ से इफरेंट फाइबर आएंगे और हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसेप्टर्स की। तो जो बेरो रिफ्लेक्स है, इसके रिसेप्टर होते हैं बेरो रिसेप्टर्स, जो कि एक्चुअली क्या है, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स है। अब ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, तो हम बोलेंगे ये प्रेजेंट होते हैं इन द नेक रीजन। और नेक के अंदर भी कहाँ कहाँ, 2 जगह, एक होगा कैरोटिड साइनस और दूसरा एओर्टिक आर्च। अब हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल डायग्राम के अंदर समझ लेते हैं कि रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं। तो एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी। वो बाइफरकेट करती है, यानी कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। एक तो होगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक होगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये डिवाइड कर जाती है 2 पार्ट के अंदर।
ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड और इसके बाइफर्केशन पे एक छोटा सा डायलेशन प्रेजेंट होता है और यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे बैरो रिसेप्टर्स, जो कि प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर है और प्रेशर चेंज को डिटेक्ट कर लेते हैं। और इन रिसेप्टर्स को इनर्वेट कौन करता है? वो करता है हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, जो कि कौन सी नर्व है? हमारी 9th नर्व है। कौन सी? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो ये था कैरोटिड बेरो रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट है कैरोटिड साइनस में, जो किया है डायलेशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी या फिर बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब हम बात करते हैं एओर्टिक आर्च बेरो रिसेप्टर की। तो ये प्रेजेंट होता है आर्च ऑफ एओर्टा में। आर्च ऑफ एओर्टा सभी को पता होगा अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो ऐसा कुछ होता है हमारा आर्च ऑफ एओर्टा, और इस पे प्रेजेंट होते हैं हमारे बैरो रिसेप्टर, जिसको हम बोलते हैं एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर, और इसको इनर्वेट करती है हमारी वेगस नर्व। तो यहाँ से इसके नर्व फाइबर्स इस तरीके से आते हैं और ये इनर्वेटेड है थ्रू वेगस नर्व, और कौन सा नंबर हो गया? 10th नंबर। तो यहाँ पे ये हो गई वेगस नर्व। तो ये था रिसेप्टर्स का। अब सेकंड हम बात करते हैं सेंसरी एफेरेंट की। लेकिन सेंसरी एफेरेंट की बात करने से भी पहले यहाँ पे सेंसरी इनपुट क्या होगा? वो होगा इंक्रीज इन बीपी। मेनली जो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या बैरो रिफ्लेक्स है वो इंक्रीज्ड बीपी से एक्टिवेट होते हैं और ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लेकर आते हैं मेनली। तो वो सेंसरी एफेरेंट के अंदर हमारे पास 2 रिसेप्टर थे, कैरोटिड साइनस रिसेप्टर और एओर्टिक आर्च रिसेप्टर। और इनका इनर्वेशन कैसा था? जो कैरोटिड साइनस रिसेप्टर है उसको इनर्वेट करी थी हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, 9th नंबर की नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और जो हमारा एओर्टिक आर्च रिसेप्टर था इसको इनर्वेट करी थी हमारी वेगस नर्व, जो कि कौन सी हमारी 10th नंबर की नर्व है। लेकिन थोड़ा और प्रिसाइजली बात की जाए तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के कुछ फाइबर या कुछ पार्ट इसको सप्लाई करते हैं और उनको कंबाइनली हम बोलते हैं हेरिंग्स नर्व। और ऐसे ही वेगस नर्व के जो फाइबर इसको सप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं डिप्रेसर नर्व। अब इन दोनों नर्व को, हेरिंग नर्व और डिप्रेसर नर्व को कंबाइनली हम बोलते हैं, हेरिंग नर्व और डिप्रेसर नर्व को कंबाइनली हम बोलते हैं बफर नर्व्स। याद है बफर का मतलब क्या होता है? कि जो पीएच चेंज को इनहिबिट करे सडनली। वैसे ही जो ये नर्व्स है वो क्या कर रही है? प्रेशर चेंज को सडनली डिटेक्ट कर रही है और उसको फटाफट नॉर्मल की तरफ रेगुलेट कर रही है, इसलिए हम इसे बफर नर्व भी कहते हैं। तो अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट था उसकी बात करते हैं, जो कि है सेंटर। जो इसका सेंटर होता है ना वो प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। और उसका नाम क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर। अब जो ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ना, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, वेसोमोटर सेंटर और कार्डियक सेंटर। जो वेसोमोटर सेंटर होता है ना वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वेसल की टोन को मेंटेन करने, मतलब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन, इनके लिए। और जो कार्डियक सेंटर होता है ना वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। अब ये दोनों जो सेंटर होते हैं वो कैसे काम करते हैं? तो ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्लड वेसल की टोन चेंज करते हैं और हार्ट रेट या फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को भी अल्टर करते हैं। तो जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट है इफरेंट वाला, उसके अंदर क्या आ जाएगा? थ्रू सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। और फिफ्थ और लास्ट क्या था? रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स के अंदर क्या होगा? अगर हाई बीपी है ना, अगर हाई बीपी है तो उस केस के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट डिक्रीज होगी और साथ ही साथ कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन हुआ था, साथ में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डीएक्टिवेशन होगा, उसकी एक्टिविटी कम होगी, जिसकी वजह से हमें वेसोडाइलेशन देखने को मिलेगा और साथ में पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। और इसी का हमें वाइस वर्सा डिक्रीज बीपी के केस के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो सिम्पैथेटिक है उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी और सिम्पैथेटिक की एक्टिविटी इंक्रीज होगी और पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। सिम्पैथेटिक की एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज हार्ट रेट एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जब बीपी ज़्यादा था तब क्या हो रहा था? पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कम होने की वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलेगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस की इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बीपी वापस नॉर्मल की तरफ आएगा।
तो फिलहाल की वीडियो में इतना, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो उसका कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स या कीमो रिफ्लेक्स और CNS इस्चेमिक रिस्पॉन्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।